everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज जो हमें कवर करना है, there's a list in front of you that I'll talk about in detail. So without taking any time, let's simply start with the session and discuss कि क्या कवर करना है. फ्लड वॉच एक ऐप है, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड जीएस पेपर 3 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. गांधीनगर डिक्लेरेशन जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, क्या कुछ है वो सब देखेंगे. हेरिनरी काउंट जीएस पेपर 3 से इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं और उसके बाद आज हिंदू में 2 बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं. The issue is not about India's GDP, but it's JDP. Now, what does it mean, right? So we'll talk about it in detail. आपके GS paper 3 economy से लिंक करता है. And then you have a fab way to conduct India-Japan tech diplomacy. तो ये सेमीकंडक्टर्स को लेकर है और यहाँ पर इंडिया का जापान के साथ कोलैबोरेशन है. तो जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है, इकोनॉमी सेक्शन से भी लिंक करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, जिससे एक पर्सपेक्टिव बनता है और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा. दोनों की चर्चा करेंगे इन डिटेल. विल डिस्कस. इफ़ यू राइट डाउन, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू विश टू राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स दैट आई विल बी मेंशनिंग, यू कैन, बट मेक श्योर कि वेन एवर यू आर जॉइनिंग द सेशन, व्हिचएवर सेशन इट इज़, आपके पास पेन एंड पेपर वैसे भी होना चाहिए, राइट. क्लास में जाते हैं, नोटबुक पेन पेपर होता है ना, जिसमें आप आपके रनिंग नोट्स बना सकते हो. सो दैट वे यू नीड टू अटेंड दीज सेशंस. एंड मोर ओवर, अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज सेशंस. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS चैनल. ठीक है, चलिए. तो पहला आर्टिकल जो है दैट इज़ बाय प्रवीण चक्रवर्ती, इज़ अ सीनियर ऑफिस बेयरर ऑफ कांग्रेस पार्टी. देखो, हमें ना यहाँ पर वही पॉलिटिकल सिनारियो नहीं देखना है. इनिशियली द राइटर मेंशन कि देखो जीडीपी पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब क्या था, अब जब फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो क्या है, वो हमें वी डोंट वांट टू गो इनटू इट. लेकिन मुद्दा ये है कि हमें करंट इकोनॉमी में चैलेंजेस देखने चाहिए और उन पे सॉल्यूशन लेके आना चाहिए. ये एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट का एंड फ्यूचर ऑफिसर्स का काम है. तो ये आर्टिकल जो है, इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनिशियली द कंपैरिजन, द जीडीपी ग्रोथ, बट बाद में धीरे धीरे जैसे ये आर्टिकल आगे बढ़ रहा है तो उन्होंने ये बात करी है कि देखो, नंबर्स पे हम बात करते हैं. डिबेट अमंग द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर टुडे इज ऑल अबाउट हुज जीडीपी ग्रोथ इज बेटर और हाउ टू अचीव हायर ग्रोथ. But the important question that writer is mentioning here is whose GDP growth is it in the first place? मतलब this question suggests कि देखो, एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ doesn't belong to the government. Economic growth does not belong to political parties. It is about the well-being of the entire population. तो ये पैसेज धीरे धीरे आर्टिकल अपने डिस्कशन को शिफ्ट करते हुए रियल इशू पे आता है. अब रियल इशू क्या है आप पूछोगे. मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं? इतने ले ऑफ हो रहे हैं. मतलब ये आर्टिकल कहता है कि मनरेगा जैसी स्कीम जो गवर्नमेंट चला रही है मिनिमम वेज वर्क देने के लिए टू द पीपल, वहाँ पे नंबर बढ़ रहा है. So it is highlighting this contradiction कि even though India's GDP has been growing impressively, लेकिन उसी तरफ मनरेगा की भी डिमांड बढ़ रही है, मनरेगा काम की वो भी इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब more people are looking for these low paying jobs even when the economy is doing well. So author make this important observation. If the economy is truly performing well, if it is creating many jobs, then the demand for the Manrega work should decrease. But on the other hand, when the economy grows, there are more regular jobs that should be available, making people less reliant on the government funded employment program, but actually it is not happening, right? So here growth ऐसी होनी चाहिए
if we are talking about economic growth, it is more important that we should highlight this issue that growth is benefiting every day, benefiting everyday people in terms of job opportunities. इम्प्रेसिव ग्रोथ नंबर्स होना और रियलिटी में लो पेइंग जॉब्स होना, जॉब नहीं होना, तो ये चीज़ इफेक्टिवली एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इवन सोशल डिवाइड जो है वो और बढ़ता जा रहा है. ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इट इज वर्सनिंग सोशल डिवाइड इन इंडिया. स्पेशली जो लोग हायर कास्ट के हैं, दे हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन फॉर्मल सर्विस सेक्टर जॉब्स दैट रिजल्ट फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ. इन कॉन्ट्रास्ट अराउंड 80% जो वर्कर्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन मनरेगा प्रोग्राम्स. दे आर फ्रॉम marginalized groups, Dalit, tribals, backward castes. So this shows that economic growth isn't benefiting all the social groups equally. Understanding? So यहाँ पर ये आर्टिकल 1980 में जा रहा है और बोल रहा है कि in 1980s with every 1%, 1% increase in the GDP and it was leading to creation of 2 lakh formal jobs. फिर क्या हुआ, ये नंबर ड्रॉप होके 1 लाख जॉब्स पे आ गया टू द सेम जीडीपी ग्रोथ इन 1990s. तो अभी क्या हो रहा है, इट इज बीइंग कंटिन्यूड, राइट. नंबर जीडीपी का वही है, ये बढ़ रहा है, जॉब्स कम ही हो रही हैं. पहले 2 लाख और 1% इंक्रीज के साथ इन जीडीपी इट वाज लीडिंग टू 2 लाख जॉब्स, देन 1 लाख जॉब in 1990s and it is continuing to decrease. So this article suggests that decline is due to factors like क्वालिटी ऑफ जीडीपी ग्रोथ, क्वालिटी, और एक एक्सटेंसिव ऑटोमेशन आ गया है. एक्सटेंसिव ऑटोमेशन. सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं. हालांकि अगला आर्टिकल पैराडॉक्स ये है कि वो सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब है वो लो स्किल्ड के लिए नहीं है. They are highly automated. They don't produce significant number of jobs, especially lower skill levels. क्योंकि industries like manufacturing वाली, electronic manufacturing, they rely heavily on machines, technology, जिसकी वजह से job opportunities जो हैं वो number कम होता है, right? So we need to create large number of low skilled jobs also. पहले article कह रहा था, मतलब article was mentioning that there is a changing nature of these manufacturing jobs. मतलब automobiles, steel, cement, semiconductors, now this sector have transitioned also. पहले this sector used to create large number of low skilled jobs also, but due to this advancement in automation, they now require fewer workers. Even though these industries are contributing positively to the headline GDP figures, but they don't help many of the Indians who are seeking jobs and stable income. फिर उसके बाद इन्होंने आर्टिकल में आगे माइंस एंड मिनरल्स बिल जो है, हमने इसकी डिस्कशन भी करी है ऑलरेडी, इसको लेकर आ रहा है. ईवीज की बात करते हैं. मैंने कल ही आर्टिकल डिस्कस किया था, 10,000 ई बसेस जो हैं सिटीज़ में डिप्लॉय करी जा रही हैं. तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं. वहाँ पर हमें लिथियम, कोबाल्ट, ये सारे मिनरल्स, ग्रेफाइट, दे आर क्रूशियल फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड दैट दोज इक्विपमेंट दैट आर नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एंड दीज मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. चाइना की डोमिनेंस बहुत है यहाँ पर सप्लाई चेन में, इन मिनरल्स में. इंडिया में, अफगानिस्तान में मिनरल डिपॉजिट्स हैं, बट इंडिया हैजंट एक्सप्लोर्ड, or you can say it has explored, but small fraction of it mineral potential underground. तो ये बिल क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आ रहा है, राइट. सो चैलेंज क्या है, देखो इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, डीप सी रिसोर्सेज हैं दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर माइनिंग दीज वैल्यूएबल मिनरल्स, बट लैक ऑफ एक्सेस to these advanced mining technologies. There are concerns about the environment, worker exploitation भी होता है. तो अभी ये जो नया बिल है, it is unlocking the India's mining potential, जहाँ पर private sector will be in the exploration of strategic minerals like lithium. So it is suggested that this bill could be a game changer अगर इसको implement किया गया तो. जैसे सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर मैंने अभी बताया वहाँ लो स्किल्ड जॉब्स नहीं है. माइनिंग हैज दिस पोटेंशियल टू क्रिएट नंबर ऑफ जॉब्स.
लोकल वर्कर्स के लिए, लेस स्किल्ड वर्कर्स के लिए. इट कैन बी मोर इंक्लूसिव by providing employment opportunities for marginalized caste, other backward class, SCs, STs. So बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसी हो दैट इज पॉजिटिवली लीडिंग टू ग्रोथ, and that positive means ensuring social well-being also, that it is contributing to social well-being as well. Are you getting my point? So this is what article is all about. So it proposes this idea of focusing on JDP, that is job data product. GDP से attention की तरफ, attention from GDP यहाँ से shift करके it is towards measuring and ensuring the creation of more jobs, better employment opportunities for the people. That is what the crux of this article is. ठीक है. Then you have the next article. अब सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, वही मैं बोल रही थी, आयरनी है कि अगला आर्टिकल जो है वो इंडिया और जापान की टेक डिप्लोमेसी का है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में दोनों कंट्रीज की कोलैबोरेशन की. अभी इस टाइम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जॉइंटली इन दोनों का डेवलप करना, इट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ. राइट, ये पार्टनरशिप 5 एरियाज पे फोकस करेगी. ये कौन से 5 एरियाज हैं? ये दीज आर द 5 एरियाज. नाउ व्हिच आर दीज 5 एरियाज? लेट अस इलैबोरेट. सो see, jointly developing the semiconductor ecosystem, it includes various aspects. जिस पे 5 focus areas हैं, collaboration will concentrate on India और जापान की semiconductor design. That means you are creating blueprint for semiconductor chips. Manufacturing, that means you are producing the actual semiconductor chips. Then equipment research, that means you are developing machineries and tools that are used in semiconductor manufacturing. Then supply chain resilience, ensuring a stable, reliable flow of semiconductor materials and products. Talent development, ट्रेनिंग, अभी बताया था ना यहाँ पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ये रैपिडली ग्रो कर रही है, especially for these chips, and these chips are very crucial for various technologies. डिमांड भी बढ़ रही है इन चिप्स की और there is a need to expand टैलेंट पूल. अब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई दो, टैलेंट पूल क्रिएट करो, सेमीकंडक्टर यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो. और ये पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज को हेल्प करेगा, जहाँ पर आप अपनी टेक्निकल नॉलेज, अपना रिसर्च, अपने इनोवेटिव आइडियाज दैट आर रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर वो ट्रांसफर कर सकते हो. यू कैन स्टे एट द फोरफ्रंट ऑफ एडवांसमेंट इन द सेमीकंडक्टर फील्ड. अभी आर्टिकल में मेंशन है कि इंडिया हो, चाहे इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और जापान का सोसाइटी 5.0 विजन है. Both these countries have the policies that support this semiconductor manufacturing. जापान का जो इनिशिएटिव है इसका फोकस है ऑन सेल्फ रिलायंस, ऑन ग्रोथ. सो ये जो बाइलेटरल एग्रीमेंट है दोनों नेशंस के बीच में, इट विल लीड टू टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, कॉपरेशन इन सेमीकंडक्टर रिसर्च. अब इसके साथ साथ उन्होंने यूएस को भी इसके एम्बिट में लिया है. देखो, इंडिया और जापान के लिए इट इज़ वेरी क्रूशियल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आगे इनोवेशन होना, इकोनॉमी की ग्रोथ होना, इवन नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी. और जापान तो इट हैज़ बीन द लीडर ऑफ इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. एंड और उसी तरफ इंडिया की ग्रोथ आईटी सेक्टर में और इंक्रीजिंग डिमांड, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन के आ रहे हैं. जापान की एक्सपर्टीज हो गई और इंडिया की डिमांड फॉर द सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट. सो दैट इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन वेयर बोथ द कंट्रीज कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग टुगेदर. राइट, लेकिन चीज़ों को डाइवर्सिफाई भी करना रहेगा. कोलैबोरेशन इज एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस. यू विल शेयर योर नॉलेज, अपना रिसर्च, अपने रिसोर्सेज, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. राइट, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव पार्टनरशिप विद अमेरिका ऑल्सो. क्वाड याद आ गया? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस. क्वाड. इंडिया के पास एक्सपर्टीज है डिजाइनिंग की, पैकेजिंग की,
जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। और ये एक्सपर्टीज इंडिया को एक पोटेंशियल पार्टनर बनाता है विद अदर कंट्रीज। इंडिया ने यूएस के साथ भी, अगर हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ दे हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप सेमीकंडक्टर एंड रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया इज वर्किंग क्लोजली विद जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी। तो इस कोलैबोरेशन का ग्लोबल इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही सही। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन अगर आप देखो, सो दीज एक्ट्स, जैसे इस पैसेज में मेंशन है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022, ये क्या कर रहा है? It is restricting the expansion of semiconductor manufacturing in countries that pose direct threat to US, including China. देखो, बात ये है ना कि जापान और नीदरलैंड, they have joined with US in limiting the export of materials that are necessary for making advanced computer chips to China. Japan is supporting this move. हालांकि जापान की जो सेल है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि जापानीज चिप कंपनीज दे ऑफन सेल टू चाइना, और यहाँ पर जापान आपके साथ खड़ा है। जापान इज सपोर्टिंग दिस क्योंकि उसको भी पता है, जापान also have this concern about China's increasing ability to produce its own chips. Even though the decision might hurt the Japanese companies, but they are prioritizing geopolitical concerns. So यहाँ पर दिखता है क्या, जो इंडिया पे ट्रस्ट किया जा रहा है, दूसरी कंट्रीज दैट आर ट्रस्टिंग इंडिया एज अ रिलायबल पार्टनर इन दिस फील्ड, राइट? सो ये आर्टिकल एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है, जहां पर इंडिया जापान के रिलेशंस भी पता चल रहे हैं, इंडिया यूएस के भी, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या चल रहा है, कैसे तीनों कंट्रीज मिलके आपस में दे आर वर्किंग इन दिस वे, हाउ इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर, व्हाई इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पर देखो, वर्कशॉप भी होंगी, ट्रेनिंग भी होगी, क्योंकि यहाँ पर एट लास्ट ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स होंगी, तभी तो आप स्किलिंग, जब हम बात करते हैं स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, उसकी भी तो डेवलपमेंट होना जरूरी है ना? सो दीज आर द थिंग्स दैट दिस आर्टिकल मेंशन, और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिससे काफी पॉइंट्स आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ये थे 2 एडिटोरियल्स। अब थोड़ा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है? एंड मेक श्योर दैट यू राइट एन आंसर। यहाँ पर मैंने आपके साथ 2 आर्टिकल्स कवर किए हैं, आप कोई भी एक ले लो, और इसका दोनों या तो खुद की लैंग्वेज में लिखो, ट्राई राइटिंग इट, अपने खुद के रनिंग नोट, शॉर्ट नोट्स, पॉइंट फॉर्मेट में निकालो बातें, या फिर अपना एक मेंस के 2 आंसर लिखो, वट एवर यू विश। मैंने काफ़ी देखा है कि कईयों को ये दिक्कत आ रही है कि कोई चेक नहीं कर सकता है, मतलब हम लिख रहे हैं सही है या गलत है। या तो यू ज्वाइन द पेड कोर्सेज, इफ नॉट आप लिखो, सही गलत बात की बात है, आप लिखते जाओगे तो पहले आदत बनेगी। ये मत सोचो, कईयों को ये लग रहा है पता नहीं मैं 1 घंटा ले रही हूँ लिखने में, 1 घंटा ले रहा हूँ, डजेंट मैटर, बस राइट। आज 2 महीने 3 महीने लगेंगे आपको, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिसंबर जनवरी यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ। एक दिन में कोई भी अच्छा आंसर नहीं लिखता, अगर लिखता है तो वो एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप पहले गलती ही करोगे, गलती के बाद ही सीखोगे। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे ही नहीं। सो मेक श्योर दैट यू आर इन कॉन्स्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस डेली। और अभी तो आज सैटरडे संडे है, तो मेक श्योर कि आप ना मंडे टू सैटरडे जितना भी करंट अफेयर हुआ है उसको रिवाइज कर लो, कुछ भी नया संडे को नहीं उठाना, और सिलेबस जरूर याद कर लेना। सो दीज आर द 2 important points that you have to take care of. Then moving on to the next article, that is flood watch. अभी हमने देखा था हिमाचल का क्लाउड बर्स्ट पड़ा था कल, जहाँ पर और जिस तरीके से बाढ़ आई है नॉर्थ में, लैंडस्लाइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है वो सब आई हैव डिस्कस्ड। सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में अभी बताऊंगी। एंड द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन लॉन्च दिस मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच। रियल टाइम अपडेट मिलेंगे, और साथ में 7 दिन पहले आपको रियल टाइम बेसिस पे फॉरकास्टिंग, ये इंफॉर्मेशन दे देगी रिलेटेड टू फ्लड सिचुएशन। और यहाँ पर वो रीडेबल फॉर्मेट में भी है और ऑडियो ब्रॉडकास्ट भी है, 2 लैंग्वेजेस में है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग, where users can check up to date flood situation क्या है कंट्री में। और ये ऐप utilizes real time river flow data from various resources, तभी तो you are providing real time information।
सो सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बता देती हूँ. देखो ऐप का तो सिंपल ही है, ऐप में कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लड्स, मतलब एज इन सिंपल ही था, कुछ ऐसा नहीं था. इट शेयर डिटेल्स अबाउट द करंट फ्लड सिचुएशन. इट गिव्स द फॉरकास्ट फॉर अप टू 7 days इन द रियल टाइम. दिस ऐप इज़ ईजी टू यूज़, क्रिएटेड बाय वाटर कमीशन. वो भी बता दूंगी, हिंदी इंग्लिश में है. रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग हो जाएगा. डेटा सोर्सेज कहाँ से गैदर कर रही है डेटा? about the river flow from various sources, how much water is flowing into the rivers, usse you are forecasting, right? So central water commission kya hai? Really important technical organization in the field of water resources. अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन. कमीशन entrusted with the responsibilities of initiating, coordinating, and further in consultation with the state government concerned regarding control, conservation, utilization of water resources throughout the country. It is headed by a chairman with the status of ex officio secretary to the government of India. ठीक है. नेक्स्ट इज गांधीनगर डिक्लेरेशन. इंडिया का टारगेट क्या है? 2025 तक टीबी एलिमिनेट करना. ग्लोबल टारगेट क्या है? 2030 तक. So WHO Southeast Asia region recently committed to further accelerate the efforts to end TB by 2030 with the member countries adopting Gandhinagar Declaration. 2 दिन की मीटिंग थी गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई to further follow up on this progress that is made to end TB. So this declaration calls for establishing this commission. एक ग्रुप होगा हाई लेवल मल्टी सेक्टोरल कमीशन का, एंड दैट विल बी रिपोर्टिंग टू द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल इन ईच कंट्री कि क्या हो रहा है, कितने एफर्ट्स हुए हैं, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कि अभी तक कितना किया है, ये इंश्योर करना कि हेल्थ सिस्टम रिस्पॉन्सिव है और हेल्थ सिक्योरिटी इंश्योर करना, राइट. सो क्या हेल्थ सर्विसेज सारी एक्सेसिबल हैं टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक डिवाइड. सो दिस डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर दिस एप्रोप्रिएट एडॉप्शन ऑफ यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इक्विटेबल राइट बेस्ड टीबी सर्विसेज. सबको उसके एम्बिट में लिया जाए. फिर उसके बाद पैसा चाहिए. एम्फोसिस भी है ऑन एलोकेशन ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज to meet this TB service coverage targets, right? So it calls upon all the partners to enhance अपने support को बढ़ाया जाए to end TB and priority diseases in the region as per the United Nations Sustainable Development Goal Target 3.3. ठीक है. अगला है हेरनरी काउंट. ये क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ. बोर्ड है that is organized, this count is organized by WWF India in association with Forest Department in Trivandrum district. It has recorded more herinaries than in the past. Bird species है. अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है ये herinary count, herons are these type of birds. They are special because they have long legs and they are often like to hang around water places, ponds, marshes. There are 60 different kinds of herons, right? So recently this heronary count जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन इन द ट्रॉपिकल एरियाज. और शेलो वाटर्स, पूल, मार्शेस की तरफ क्या खाते हैं? फ्रॉग्स कैच करते हैं, फिशेज एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है. सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली देखो आपको पता चलता है व्हेन यू आर काउंटिंग कि मतलब यहाँ पर क्या है ना, जो इनका नेस्ट है, when it's time to have babies, these herons make their nest out of the sticks. मतलब they build these nest in trees that are close to water, right? So this heronary count is like counting the nest of herons and other birds that are living together near the water. So it helps us to figure out कि how many of these birds are living, they are having babies in particular area. So आपको एक idea लग जाता है कि how many new birds are being born, right? Understanding the water environment is healthy or not. So ये इसका significance है. Clear है? सो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सेशन कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मंडे को मिलेंगे सेम टाइम्स, एंड
with other important articles. So, this is your mentor Arsu Kakkar signing off for today. Happy learning, everyone. All the best. Take care. Good luck. Good wishes.